हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं उसके अभिक्रिया की तीव्रता उस धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। कुछ धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब कोई धातु जल गर्म या ठंडा के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। जब कोई धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम की अभिक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहां उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एल्यूमीनियम, आयरन तथा जिंक जैसे धातु न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। भाप के साथ उनकी अभिक्रिया की प्रबलता के आधार पर हम उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक और आयरन धातुओं को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है तनु अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। लेकिन क्या सभी धातु इसी तरह अभिक्रिया करते हैं? आइए देखें। धातु आमतौर पर तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। केवल कम अभिक्रियाशील धातु जैसे कॉपर, चांदी, सोना तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। सभी धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया की प्रबलता उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पादित करने के लिए धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम भी काफी तेजी से अभिक्रिया करता है। एल्यूमीनियम धातु पहले सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक कठिन सुरक्षात्मक परत की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन जब पतली बाहरी ऑक्साइड परत अम्ल में घुल जाती है तो ताजा धातु उजागर होता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देने के लिए जिंक भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन
एल्यूमिनियम की अभिक्रिया की तुलना में कम तेजी से होती है। आयरन शीतल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पादित करता है। कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह दर्शाता है कि कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। इस वीडियो में हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का अध्ययन किया। हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातु अलग अलग रासायनिक गुणों को दर्शाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। अधातुओं का पहला रासायनिक गुणधर्म जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। अधातु अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। कार्बन एक अम्लीय ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। सल्फर अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है और हाइड्रोजन एक उदासीन ऑक्साइड जल H2O बनाता है। अधातु प्रकृति में सहसंयोजक होते हैं, अर्थात वे इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं। अधातुओं के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का उत्पादन करते हैं। आइए हम उनकी अभिक्रियाओं को देखें। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, जो एक अम्लीय ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है और ये कार्बोनिक अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ सल्फर की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यह एक अम्लीय ऑक्साइड है और इसलिए ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के साथ कार्बन की अभिक्रिया होती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक उदासीन ऑक्साइड बनाता है। जल जो एक उदासीन ऑक्साइड है उत्पादित करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया। अधातुओं का दूसरा गुणधर्म जल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, अधातु हाइड्रोजन गैस को विकसित करने के लिए जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके हाइड्रोजन आयन का ह्रास कर हाइड्रोजन गैस उत्पादित नहीं कर सकते। अधातुओं का अगला गुणधर्म तनु अम्लों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। दोस्तों, आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जैसे अधातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करके उन्हें हाइड्रोजन गैस में बदलने में असमर्थ होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक अधातु स्वयं एक इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता है और इसलिए ये अम्ल में मौजूद हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, जिससे उनका ह्रास होकर हाइड्रोजन गैस उत्पादित होना संभव नहीं हो सकता। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है लवण विलयनों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। और दोस्तों,
ये सबसे रोचक अभिक्रियाओं में से एक है, क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील अधातु लवण विलयन से एक कम अभिक्रियाशील अधातु को विस्थापित करता है। उदाहरण के लिए, जब क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड के विलयन से गुजारा जाता है, तब सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनता है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील क्लोरीन कम अभिक्रियाशील अधातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह क्लोरीन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। अधातु क्लोरीन गैस के साथ सहसंयोजक क्लोराइड बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। ये सहसंयोजक क्लोराइड विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु क्लोराइड आमतौर पर द्रव्य या गैस होते हैं। आइए हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस उत्पादित करता है। अंतिम गुणधर्म हाइड्रोजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया है। अधातु सहसंयोजक हाइड्राइड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। आइए एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। सल्फर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन, जो एक अधातु है, आयरन की उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया नामक एक सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का अध्ययन किया। तो इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं, वह है धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। धातुओं के निष्कर्षण की हमारी चर्चा से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक अयस्क ओर क्या है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज, मिनरल्स कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क ओर कहते हैं। क्योंकि अयस्क में कुछ धातु अपने यौगिक रूप में मिलते हैं, इन्हें उनके शुद्ध रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। अयस्क ओर से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा जाता है। अब दोस्तों, अयस्कों को शुद्ध धातुओं में परिवर्तित करने के लिए कई चरण होते हैं। ये चरण उपयोग किए जाने वाले अयस्क के प्रकार, अशुद्धियों की प्रकृति और निष्कर्षित किए जाने वाले धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करते हैं। धातुओं के उनके अयस्कों से निष्कर्षण में शामिल प्रक्रियाओं की संख्या और परिष्करण को धातु कर्म, मेटलर्जी कहा जाता है। इसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। 2. सांद्रित अयस्क से धातु में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। 3. धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हम इनमें से प्रत्येक चरण पर एक एक करके चर्चा करेंगे। अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती हैं। अयस्क में मौजूद रेत, मिट्टी, चूना आदि जैसी अवांछित अशुद्धियों को
गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षित करने से पहले इन अशुद्धियों को हटाना आवश्यक है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां अयस्क और गैंग के भौतिक गुणों या रासायनिक गुणों के बीच के अंतर पर निर्भर करती हैं। गैंग को हटाने से हम सांद्रित अयस्क प्राप्त करते हैं, अर्थात इसमें धातु बहुत अधिक प्रतिशत में मौजूद होगा। सांद्रित अयस्क से धातु में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। सांद्रित या समृद्धित अयस्क से धातुओं को निष्कर्षित करने के उद्देश्य से हम सभी धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 1. निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। 2. मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। 3. उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब हम एक एक करके तीनों वर्गों पर चर्चा करेंगे। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु काफी अनअभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार HgS मरकरी पारद का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल वायु में गर्म करके उसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन, रोस्टिंग कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन, कैल्सिनेशन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता
कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातु निष्पेक्षित हो जाते हैं तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होता है। इसी प्रकार एल्यूमीनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमीनियम प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, अब हम इस निष्करण प्रक्रिया के अंतिम चरण को देखें, जो है धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं, जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। विद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। इस तरह से उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निष्पेक्षित हो जाता है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निष्पेक्षित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख, एनोड मड कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वह है संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा, कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमें पहले संक्षारण, कोरोजन के अर्थ को समझना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि कोई धातु अभिक्रियाशील है तो उसकी सतह पर वायु या वातावरण की आर्द्रता से धीरे धीरे हमला हो सकता है। धातु वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और इसकी सतह पर एक यौगिक बनाता है। इस तरह के पदार्थ का निर्माण धातु को धूमिल करता है, अर्थात ये धातु की सतह की चमक धीरे धीरे खत्म कर देता है। आयरन जैसे कुछ धातुओं में ये यौगिक छिद्रपूर्ण होते हैं और धीरे धीरे सतह से गिर जाते हैं और फिर ये कारक सतह के नीचे के धातु पर भी हमला करते हैं। तो अब हम संक्षारण, कोरोजन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? धातु की सतह पर वायु, आर्द्रता या किसी रसायन की क्रिया द्वारा होने वाली क्षति को संक्षारण, कोरोजन कहा जाता है। आर्द्र वायु में रखे जाने पर अधिकांश धातु संक्षारित हो जाते हैं। आइए हम लोहे धातु के संक्षारण के बारे में चर्चा करें। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने पर लोहा संक्षारित हो जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है।
जिसे जंग रस्ट कहते हैं। लोहे के संक्षारण की इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। जंग नरम और झरझरा होता है और ये धीरे धीरे सतह से गिर जाता है और फिर नीचे का लोहा संक्षारित होने लगता है। लोहे में जंग लगने के दौरान लौह धातु जल वाष्प की उपस्थिति में वायु में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड उत्पादित करता है। धातुओं का संक्षारण एक अत्यधिक अवांछनीय प्रक्रिया है। संक्षारण के कारण हर साल बड़ी मात्रा में धातु का नुकसान होता है। दोस्तों, अब हम लोहे को जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए एक क्रियाकल्प करेंगे। 1. 3 परख नलियां लीजिए एवं प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दीजिए। 2. इन परख नलियों को A, B तथा C नाम दीजिए। परख नली A में थोड़ा जल डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। 3. परख नली B में उबलता हुआ आसवित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाइए एवं कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा एवं वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा। 4. परख नली C में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। इन परख नलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका प्रेक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि परख नली A में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, लेकिन परख नली B एवं C में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है। परख नली A की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है। परख नली B की कील केवल जल के संपर्क में रहती है तथा परख नली C की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए लोहे का वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहना आवश्यक है। आइए अब हम देखें कि हम संक्षारण से सुरक्षा कैसे पा सकते हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम लेपन, क्रोमियम कोटिंग, एनोडीकरण, एनोडाइजेशन या मिश्र धातु एलॉय बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते, जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्ते, जिंक की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित गैल्वेनाइज्ड वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। आइए देखें मिश्रात्वन, एलॉइंग क्या है। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन, एलॉइंग है। इस विधि में हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगम ताप पूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन
लगभग 0.05% मिला दिया जाता है तो ये कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदले जा सकते हैं। ये पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण को मिश्र धातु एलॉय कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलकृत किया जाता है। यदि कोई एक धातु पारद मर्क्यूरी है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते, कॉपर एंड जिंक की मिश्र धातु पीतल, ब्रास तथा ताम्र एवं टिन की मिश्र धातु कांसा, ब्रॉन्ज विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा, कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का अध्ययन किया।